हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप पेट एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे रहें और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए आज आपको हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीयों को वर्मा अब म्यांमार के बारे में कैसे पता था? मलयालम मंडल, यवन द्वीप, सुवर्ण भूमि या सुवर्ण द्वीप के रूप में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुवर्ण भूमि के रूप में इसको जाना जाता, सुवर्ण भूमि के रूप में इसको जाना जाता था, जो आपका मलय प्रायद्वीप है, जिसमें आपका थाईलैंड आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है। साथ ही आपका म्यांमार का जो नीचे वाला रीजन है, इसको ही बंगाल की खाड़ी के पार की बंगाल के खाड़ी के पार की क्या है? सुवर्ण भूमि, यानी कि सोने की भूमि, लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है, सोने की भूमि के नाम से जाना जाता था, जिसमें आपका म्यांमार भी आता है। जूनागढ़ शिला अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, गौतमीपुत्र सातकर्णी से? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदामन। 130 एडी से लेकर 150 एडी तक शासन करने वाले कौन थे? ये शक शासक हुआ करते थे और काफ़ी फेमस थे। किस लिए फेमस थे? क्योंकि इन्होंने, रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ अभिलेख बनाया जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सुदर्शन झील, जिसका निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसका वापस से इन्होंने मरम्मत करवाया था और इसी का उल्लेख इन्होंने जूनागढ़ शिलालेख में किया हुआ है। तो इसीलिए काफ़ी फेमस है जूनागढ़ शिलालेख। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद या तंत्र? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के लिए एक काफ़ी फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कही जाती है लगभग कि 6th सेंचुरी, यानी कि आपके 4th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के आसपास हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी आपके कुमारगुप्त के द्वारा। इसकी स्थापना की गई मानी जाती है कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई मानी जाती है। लेकिन इसके बारे में एक खास बात और आपको बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय का पूछा जाता है कि विध्वंस किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में आए थे। इस कौन था? बख्तियार खिलजी नामक इनका सेनापति था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों को जलाकर खाक कर दिया था। नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया था। दोस्तों इसके साथ आपको बता दें, अनअकैडमी द्वारा सितंबर एक्सटेंशन ऑफर चलाया जा रहा है, जो कि आपका यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए चलाया जा रहा है। इसमें अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 1 महीने तक का प्लान फ्री दिया जाएगा। उसी तरह अगर आप 24 महीने के लिए प्लान लेते हैं तो आपको सीएससी एश्योर दिया जाएगा, और 18 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 4 महीने का प्लान बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, और 36 महीने के प्लान पर आपको सीएससी एश्योर दिया जाएगा। और ये ऑफर आपका 23 सितंबर तक के लिए वैलिड है, तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठा लें। ये आपका प्लस जीएस प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस और आइकॉनिक कॉम्बो के लिए वैलिड है। जब आप यही प्लान लेंगे तभी आपको ये ऑफर मिलेगा। इस ऑफर की आखिरी डेट 23 सितंबर है, तो आप इससे पहले इसका फ़ायदा जरूर उठा लें। इसके लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा, SRADDA। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। 2024 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का 2 ईयर मिशन बैच ज्वाइन कर लें, जो कि बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि आपका अभी स्टार्ट होने वाला है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप उस लिंक पे क्लिक करके SR अड्डा कूपन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस समय अभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। इसके साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स मेंस 2023 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी द्वारा। ये टेस्ट सीरीज केवल आपको 14,990 रुपए में मिलेंगी, जिसमें आपके 30 टेस्ट होंगे, सेक्शनल और फुल लेंथ तथा ऐसे के टेस्ट होंगे, सुपीरियर मॉडल आंसर्स होंगे। इसके अलावा कस्टमाइज फीडबैक और एवल्यूशन होगा, और लाइव एनालिसिस सेशन भी कराए जाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी द्वारा तुरंत लोन दिया जाएगा आपको 0% EMI पे। 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा कम से कम पेपर वर्क में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? पलाश, चोल, राष्ट्रकूट या पल्लव? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पल्लवों के शासन में। पल्लवों के शासन काल में महाबलीपुरम रथों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण हुआ था। और ये बहुत ही सबसे पहला शुरुआत किसने की थी? महामल्ल के द्वारा। अगर पल्लवों के
शुरुआत देखी जाए कि कैसे किस तरह से इन्होंने मंदिरों का निर्माण, तो सबसे पहले महामल्ल ने शुरुआत की थी। बाद के शासकों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करा, जिसमें महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी हैं। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को? तो चिकित्सा के देवता के रूप में किसको सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धन्वंतरी को। धन्वंतरी को चिकित्सा के देवता के रूप में माना जाता है। हालांकि धन्वंतरी किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में माने जाते हैं धन्वंतरी, और इन्हीं को चिकित्सा के देवता के रूप में भी जाना जाता है। कृत्रिम ईंट गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल था, कालीबंगन था, हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो था, जहाँ पे कृत्रिम ईंट से गोदीवाड़ा बनाया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? लोथल। लोथल कहाँ है? आपके गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थल है, जो कि आपका प्राचीन पोर्ट है, एंशियंट पोर्ट है, बंदरगाह नगर के रूप में था। और आज के एकदम से जो आज के लेटेस्ट बंदरगाह बनाए जाते हैं, वैसे ही काफ़ी उन्नत बंदरगाह था, और एक कृत्रिम ईंट से बनाया, यानी कि खुद से हाथों से आर्टिफिशियल तौर पे इसको बनाया गया था। पश्चिमी भारत में चालुक्यों के बाद कौन सा राजवंश सफल हुआ? पश्चिमी भारत की बात होती, चोल, काकतीय, पल्लव या राष्ट्रकूट? कौन था जो कि चालुक्यों के बाद यहाँ पे काफ़ी सफल हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक थे जो पश्चिमी भारत में काफ़ी सफलता प्राप्त की थी उन्होंने। त्रिपक्षीय संघर्ष आप अगर जानते रहेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? पाल, राष्ट्रकूट, ठीक है, पाल और राष्ट्रकूट मिलके लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। किसके साथ लड़ रहे थे? प्रतिहार वंशों के साथ, प्रतिहारों के साथ इनकी युद्ध हुए थे कन्नौज को लेके। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रहे थे, सबसे ज़्यादा बार प्रतिहारों को हराया था, इसलिए पश्चिमी भारत में सबसे सफल चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट ही हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? रावी नदी के तट तक, सिंधु नदी के तट तक, सतलुज नदी के तट तक या हिंदू कुश रेंज तक? कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी के तट तक चंद्रगुप्त मौर्य का। हालांकि अशोक के काल तक आते आते हम हिंदू कुश रेंज तक पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले सिंधु नदी तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, एक बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। कब? 321 BC में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। और साथ में इनके बारे में एक और चीज़ पूछा, 305 BC में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, जो कि आपके सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, इसके साथ 305 में युद्ध लड़ा था और इसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। वह द्रविड़ शासक के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? चेरा, चोल, पांड या पल्लव? किस राजवंश से संबंधित था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चोल राजवंश से संबंधित था। आपको चोल, चेर, पांड्य आपको BC में भी मिलेंगे और आपको AD में भी मिलेंगे। बहुत ही पुराने राजवंश थे, हालांकि वो अलग थे, लेकिन ये दोनों ही काल में आपको चोल, चेर, पांड्य मिलेंगे। जिन्होंने श्रीलंका की विजय प्राप्त की थी अलारा, वो चोल राजवंश के थे। और इनका टाइम पीरियड अगर देखा जाए कब था, तो इनका टाइम पीरियड 235 BC से 161 BC के आसपास तक था। 235 BC से 161 BC के आसपास का। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किस स्थान पर किया था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या ताम्रलिप्त? तो इसका सही उत्तर प्रयाग। हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष क्या करता था? एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था प्रयागराज में, और इसी में वो अपना सर्वस्व दान कर देता था। और अलग अलग देशों के लोग आते थे, यहाँ पे बहुत सारे विचारधार होते, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस सभा हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर अनुपस्थित था? भैंस थी, भेड़ थी, गाय या सुअर? हालांकि गाय का हमें, इसका सही उत्तर क्या होगा? गाय। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमें गाय का कहीं भी यहाँ पे कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि बैल के, एक सिंगी बैल और ऊबड़ वाले बैलों के प्रमाण मिलते हैं, तो गाय भी ऑब्वियस से उपलब्धता होगी। लेकिन कहीं पे टेराकोटा में इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब मुख्यतः इनको कहीं पे दिखाया नहीं गया है, इनकी कहीं चित्र नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है? उपनिषद है, वेद है, त्रिपिटक है या जातकसी है? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्धों के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें अलग अलग तरीके के 3 ग्रंथ बनाए गए हैं, और इन ग्रंथों में कहीं किसी में बुद्ध की शिक्षा, किसी में बुद्ध के दर्शन की बात, और किसी में अलग तरीके से किस तरह से बुद्ध के जो भी धार्मिक प्रभाव होंगे या कैसे चलेगा बुद्ध का पूरा जो है स्थल, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ था? धर्म में, कला में, साहित्य में, वास्तुकला में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ था कुषाण काल में। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का विकास हुआ था? सबसे ज़्यादा हुआ था कला का विकास। यहीं पे गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास माना जाता है इनके काल से। और दोनों शैलियों में क्या हुआ? ढेर सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया, ढेर सारी और भी कलाओं का निर्माण हुआ। मूर्तियों का खास करके किसकी? बौद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया और इनकी पूजा की शुरुआत हुई। और इसी समय से सबसे ज़्यादा महायान धर्म एकदम बौद्ध की पूजा करना शुरू कर दिए थे। प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। सबसे पहले अगर वो देखा जाता है तो हालांकि इनका बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कोई टाइम पीरियड हमको पता नहीं, लेकिन कहा जाता है श्रीगुप्त 240 से 280 के आसपास इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना इन्होंने की। हालांकि लेकिन ये बहुत छोटे क्षेत्र में राज्य करते थे, इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं था, इसलिए इनका ज़्यादा प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? कालीबंगा था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था या चहुंदड़ो था, जिसका कोई गढ़ नहीं बना था, यानी कि बाहर से कोई उसके गढ़ नहीं बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो में कोई भी गढ़ नहीं पाया जाता है, एकमात्र सिंधु शहर है। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में गढ़ पाए जाते हैं। तो आज के हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।